नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं कोरोना से जुड़े अपडेट की, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। 12,881 मामले, लगभग 13,000 मामले यानी कि पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। प्रिसाइजली 12,881 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। और इस तरह से अगर पूरे देश भर में कोरोना के मरीजों की टैली देखें तो वो 3,66,000 को पार कर गई है। 3,66,946 ये है अब तक के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पूरे देश में। और पिछले 24 घंटे में अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें, मरने वालों का आंकड़ा देखें तो वो है 334 लोग। 24 घंटे में देश भर में 334 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से पूरे देश में मरने वालों की जो संख्या है वो पहुंच गई है 12,237। देश में कोरोना से अब तक 1,94,000 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,60,000 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। कोरोना संकट के बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश भर में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने का करीब 53% है, जो कि 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा है। तो ये काफी एक ग्रीन जोन में ये परसेंटेज जो रिकवरी का है वो बना हुआ है। तो ये है देश भर के आंकड़े। अब अगर देश की राजधानी दिल्ली की प्रिसाइजली बात करें तो दिल्ली में कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल एक तरह से होता हुआ जा रहा है। जी हाँ, ये पैनिक फैलाने वाला मामला तो हम इसे नहीं करेंगे, लेकिन ये सजग होने वाली बात जरूर है, अलर्ट होने वाली बात जरूर है कि 24 घंटे में 2,414 कोरोना के नए मामले अकेले दिल्ली में सामने आए हैं। 2,500 के आसपास 2,414 नए मामले अकेले दिल्ली में। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो दिल्ली में 67 लोगों की मौत भी हुई है। और फिलहाल दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच चुका है, जिसमें 17,457 लोगों को मात देकर ठीक हो चुके हैं। और दिल्ली में फिलहाल 27,741 लोग एक्टिव भी हैं, अभी ग्रसित हैं कोरोना से, जिनका इलाज चल रहा है। और वहीं अब तक कोरोना से 1,904 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कीमत अब थोड़ा सा कम करके जो है, ये नया अपडेट है, 2,400 रुपये फिक्स की गई है। और पहले जो है कोरोना वायरस का टेस्ट 4,500 रुपये में होता था। समीर से फटाफट से मेरे सहयोगी वहाँ से दिल्ली का अपडेट ले लेते हैं। 2-3 मामलों पे अपडेट लेंगे। पहला जो टेस्टिंग को लेकर वहाँ पर क्या कवायद चल रही है, और फिर उसमें कीमत भी जोड़ेंगे और उसके बाद बाकी डेटा लेंगे। लेकिन फिलहाल समीर, बिल्कुल मामले तो 2,500 पर डे के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन इस बीच टेस्ट को लेकर क्या दिल्ली सरकार कदम उठा रही है, उस मोर्चे पर क्या अपडेट है? बिल्कुल दीपक, आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, आपने सही तरफ इशारा किया कि डराना मकसद नहीं है, लेकिन जो असल तस्वीर है इसको लेकर के दिल्ली वासियों को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कोरोना के मोर्चे पे जो 2 बड़े डेवलपमेंट हैं वो टेस्टिंग के स्तर पे हैं। दिल्ली में टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार जो है एंटीजन टेस्ट की उसने शुरुआत करी है। एंटीजन टेस्ट का सीधा मतलब आप ये लगा लीजिए कि ये फटाफट टेस्ट होगा जिसके नतीजे 15 मिनट में सामने आ जाएंगे। अब एंटीजन टेस्ट की 50,000 किट कल शाम तक दिल्ली सरकार के पास में थी। इसका फायदा ये होगा, इसका लाभ ये होगा कि जो दिल्ली में 242 कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन है, वहां पर एंटीजन जो किट है इसके जरिए टेस्ट किया जाएगा और फिर उसके आधार पे ये असल या सच तस्वीर पता चल पाएगी कि और कितने पॉजिटिव केसेस हैं जिनको फौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। एंटीजन टेस्ट किट के अलावा एक और टेस्टिंग प्रणाली है जिसको बोलते हैं कोरोना टेस्ट RT-PCR। RT-PCR जो टेस्टिंग प्रणाली है इसके दाम तय कर दिए गए हैं, इसकी कैपिंग तय कर दी गई है दिल्ली सरकार की ओर से। और RT-PCR टेस्ट की अधिकतम कीमत होगी 2,400 रुपये। अभी तक यही टेस्ट तकरीबन 4,500 या 5,000 रुपये तक का यही टेस्ट RT-PCR टेस्ट होता था। RT-PCR टेस्ट के नतीजे 4 घंटे से लेकर के तकरीबन 12 घंटे में सामने आते हैं। कई मामलों में 24 घंटे तक का समय देखा गया है, लेकिन RT-PCR टेस्ट भी एक प्रणाली है। अब एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट, इन 2 प्रणाली के जरिए दिल्ली सरकार का लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और उसके बाद असल तस्वीर निकल के सामने आए। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने जो बैठक करी थी, जो फैसले लिए थे, उसमें एक लक्ष्य ये भी तय किया गया था
कि 20 जून तक दिल्ली में रोजाना 18,000 या इससे ज़्यादा टेस्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी। तो उसी दिशा में हम देखेंगे कि एंटीजन टेस्ट के जरिए और RT-PCR टेस्ट, जिसकी अधिकतम कीमत या कैपिंग दिल्ली सरकार ने आज तय कर दी है 2400 रुपये, इसके जरिए टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। और ये भी आप समझ के चलिए कि जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उतने ज़्यादा ही पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आएंगे। लेकिन ये एक बेहतर बात यह है कि उतनी ही ज़्यादा जो सच की तस्वीर है, असल तस्वीर है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो भी सामने आएगी। आंकड़े जैसा कि आपने जिक्र किए वो डरावने वाले ज़रूरी हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2414 यानी कि तकरीबन 2500 कोरोना पॉजिटिव केस दिल्ली में सामने आए हैं। और उसके वजह से दिल्ली में, देश की राजधानी में, इस वक्त जो कोरोना पॉजिटिव का जो कुल आंकड़ा है वो 47,000 को पार कर गया है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी कवायद या दूसरे मोर्चे पे दिल्ली सरकार जो तेजी से काम कर रही है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जाए, ताकि लोगों को क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराया जा सके और स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ लाभ लोगों को मिल पाए। इसी के लिए बैंक्वेट हॉल, बड़े बड़े स्टेडियम या मैदान में दिल्ली सरकार ने टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैनात किए हैं, खड़े किए हैं। ये क्वारंटीन सेंटर हैं जिनको बनाया गया है। जैसे एक बड़ा नाम है दिल्ली में ताज होटल जो है, उसको भी बतौर क्वारंटीन सेंटर डेवलप किया गया है। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार की कोशिश है कि एक तरफ टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए एंटीजन और RT-PCR टेस्ट के जरिए, तो दूसरी तरफ क्वारंटीन या आइसोलेशन सेंटर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके उसमें भी वृद्धि या इजाफा किया जाए। जी चलिए ठीक है समीर, आप फटाफट से मुंबई चलते हैं। देश की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली की तो हमने बात की, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या हाल है, सबकी नजरें इस पर भी रहती हैं। तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1359 नए मामले आए हैं, नए केसेस आए हैं। 24 घंटों में यहाँ पर 77 लोगों की जान गई है। फिलहाल ये आंकड़ा है मुंबई का। और मुंबई में कोरोना संक्रमितों की टोटल अगर संख्या की हम बात करें तो 61,000 को पार करते हुए 61,587 पर पहुंच गई है। और अगर टोटल अब तक का अपडेट देखें हम मोर्टेलिटी का, मरने वालों का, तो मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 3,224 लोगों की मौत हो चुकी है जब से कोविड का आउटब्रेक हुआ है। और इस तरह मुंबई के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ मिलाकर पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 3,307 कोरोना के नए केस पूरे महाराष्ट्र से सामने आए हैं। और पूरे राज्य में 114 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का टोटल आंकड़ा 1,16,000 के पार पहुंच चुका है। तो ये है कोरोना के बढ़ते हुए मामले, संक्रमण की स्थिति पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में। लेकिन सरकार क्या कुछ कवायद कर रही है टेस्टिंग को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं लगातार। मेरे सहयोगी सुबोध मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो ज्यादा रोशनी इस पर डालेंगे। सुबोध, क्या अपडेट है? सरकार अभी ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारियां कर रही है? क्या कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं कोविड-19 से लड़ाई में? बिल्कुल दीपक, सबसे बड़ी बात जो है कि जो मरीजों की संख्या है वो भले ही बढ़ रही है, लेकिन कई जगह से अच्छी खबर भी ये है, कंट्रोल भी है। कई सारे हॉटस्पॉट, चाहे धारावी हो, चाहे आपका वर्ली हो, इस तरह के जो हॉटस्पॉट जो थे वहां से अच्छी खबर भी है कि वहां पर थोड़ा कम हुआ है। संक्रमित मरीजों की संख्या में जो दर है बढ़ रही थी वो कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो आपने बात की है सरकार की, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार को सबसे ज्यादा अभी इलाज में सुविधा देने उन्होंने फोकस किया हुआ है। और अभी काफी जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो बेड ऑक्यूपेशन है, जो ऑक्यूपाइड करना, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बड़ा मुश्किल हो गया था लोगों को बेड मिलना। इसकी काफी शिकायतें आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस चीज की भी शिकायतें सरकार को आ रही थी कि इलाज को लेकर के जो प्राइवेट अस्पताल है वो मनमाना बिल लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है, कभी भी कोई भी फोन करता है, कभी भी बेड नहीं मिल रहे थे। खासतौर से कई सारी गंभीर बीमारियों को लेकर के भी बेड नहीं मिल रहे थे। इसकी तरफ जो है सरकार ने ध्यान दिया है और सरकार ने अभी सीधे तौर पे बोला है कि बिना लक्षण वाले, कोरोना के बिना लक्षण वाले किसी भी मरीज को प्राइवेट अस्पताल अपने यहाँ पे भर्ती नहीं करेगा। इसका जो सरकार ने इसकी वजह बताई है कि ये फैसला उसने क्यों लिया है, उसका यही कहना है कि अगर अभी तक ऐसा होता था कि अगर कोई भी एसिम्प्टोमेटिक भी मरीज होता था और जरा सा अंदेशा भी होता था तो तुरंत हॉस्पिटल उसको भर्ती कर लेता था और 10 से 15 दिन के लिए उसको भर्ती करता, जहां एक तरफ बेड
बेड जो होता था अस्पताल का वो भरा रहता था, वहीं दूसरी तरफ मनमाने बिल भी लगते थे, जबकि उसका इलाज बाहर से भी किया जा सकता है। इसलिए अभी सीधे तौर पे सरकार ने ये बोला है कि जितने भी बेड हैं, खास तौर पे गंभीर बीमारी से जो जूझ रहे लोग हैं, उनके लिए खाली रखे जाएंगे और अगर किसी के अंदर लक्षण अगर पाए जाएंगे कोरोना के, तभी उसको अस्पताल में भर्ती किया जाए, नहीं तो ना किया जाए। दूसरी बात ये है कि जो रिपोर्ट को लेकर के भी एक बड़ी बात कही है सरकार ने कि जो कोरोना से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट मरीज को देने की जगह वो जिस जगह जहां पर मरीज भर्ती होगा वहां के वार्ड को दिया जाएगा, ताकि कोई चीज बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो और कहीं ना कहीं इस चीज का जो रखा जाए, पूरा डाटा रखा जाए, वो प्रॉपर रखा जाए। क्योंकि पिछले दिनों अभी बड़ी किरकिरी हुई थी सरकार की कि कुछ जो मौतों की संख्या आंकड़े हैं उनको लेकर जब विपक्ष ने काफी हो हंगामा किया, हल्ला किया, उसके बाद वो संख्या जो है 1300 करीब 68 मौतें और जोड़ करके बताई गई। तो निश्चित तौर पे अब सरकार भी सतर्क है और इलाज को लेकर के भी सतर्क है कि बेड की जो उपलब्धता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो पाए। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए। समीर अभी मेरे साथ बने हुए हैं क्योंकि आगे भी उन पर खबरों पर अपडेट लेना है, लेकिन उससे पहले आज 6 बजे क्या है स्पेशल, ये आपको फटाफट से जानकारी दे देते हैं। देखिए 6 बजे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बात करेंगे और वो विषय है सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर का यानी कि जो आपका हथियार है, जो आपका सुरक्षा कवच है, जो आजकल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपके घर से लेकर, ऑफिस से लेकर, कार से लेकर, मॉल, दुकान, जहां पर आप जाएंगे सैनिटाइजर होगा। और तो और आप अपनी जेब में भी हर वक्त सैनिटाइजर लेकर घूम रहे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यानी कि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अगर कोई है तो वो सैनिटाइजर है। लेकिन इस सैनिटाइजर को लेकर अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी सामने आ रही है। नकली सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं मार्केट में और उसकी वजह से हो ये रहा है कि न सिर्फ स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं बल्कि आपकी जान पर भी खतरा हो रहा है। किडनी तक की डिजीजेस, बड़ी डिजीजेस, बड़ी बीमारियां इससे होने का खतरा है। तो फिर आखिर कैसे पहचाने कि सही सैनिटाइजर कौन सा है, असली और नकली की पहचान कैसे करें, सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल क्या हो, इस पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। क्योंकि आने वाला समय हम सबको सैनिटाइजर के साथ बिताना है। ऐसे में सैनिटाइजर के बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। 6 बजे आप देखना मत भूलिएगा नकली सैनिटाइजर का पर्दाफाश, आज शाम 6 बजे हमारे खास शो आपकी खबर आपका फायदा ना में हुई है, उस पर नकेल कसने के लिए सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक बड़ा झटका दिया है। भारत सरकार ने रेलवे में चीन की कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। विस्तार से अगर आपको बताएं तो रेलवे का ही उपक्रम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन तक का ये तकरीबन 417 किलोमीटर का ये रेल सेक्शन है और इसमें चीन की कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था आज से 4 साल पहले। जिम्मेदारी दी गई थी कि सिग्नलिंग और टेलीकॉम की पूरी व्यवस्था ये चीनी कंपनी को इसको पूरा करना है। लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद भी मात्र 20% ही काम चीनी कंपनी ने किया था। और ऐसे में जब बीच में आप देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, तनातनी चल रही है, ऐसे में रेलवे ने चीन के इस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। हालांकि रेलवे का कहना है कि चीन की कंपनी के पुअर परफॉर्मेंस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का फैसला किया गया है। इसकी सूचना न केवल चीनी कंपनी को दे दी गई है, साथ ही वर्ल्ड बैंक जो इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग भी कर रही थी उसको भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की सूचना दे दी गई है। तो ये पहला बड़ा झटका रेलवे की तरफ से आधिकारिक रूप से चीन की कंपनी को दिया गया है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि रेलवे के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, वाणिज्य में भी, कॉमर्स में भी एक बाकायदा फहरिस्त तैयार, एक डिटेल्ड लिस्ट तैयार है, जहां पर चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द या फिर बाहर किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी तकरीबन
तकरीबन 400 ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे आइटम की लिस्ट तैयार कर रखी है जो अति आवश्यक सेवाओं के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर इंडिया इंपोर्ट नहीं करता है तो भारतीय कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और जो आत्मनिर्भर भारत का जो मूल मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसको भी बड़ा फायदा मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट में ये माना जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कुछ कड़े या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो चीनी सामान भारत में इंपोर्ट होता है उनकी क्वालिटी तो आपको और हमको बेहतर तरीके से पता है, तो उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को बढ़ाने का या उसके मानक को हाई स्टैंडर्ड करने का फैसला भी सरकार ले सकती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो तमाम नियम कायदे कानून हैं उनके तहत उन्हीं के दायरे में रहते हुए सरकार चीनी कंपनियों के लिए नियम और सख्त कर सकती है, और उसका मतलब सीधे तौर पे ये होगा कि चीनी कंपनी के लिए भारत में कारोबार करना, व्यापार करना और मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे शुरुआत रेलवे की तरफ से ज़रूर हो गई है, जहाँ पर एक सिग्नलिंग और टेलीकॉम के क्षेत्र में जो चीनी कंपनी मौजूद थी उसके 471 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCCIL ने रद्द कर दिया है, सूचना दे दी गई है। लेकिन एक और इसी तरीके के कठोर कदम व्यापार के नज़रिए से चीन को आघात पहुंचाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए ऐसे कई कदम हम आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से उठता हुआ देख सकते हैं। अब ये दीपक ज़रूर है कि ये कदम क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि कल ही यानी कि 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जो संबोधन किया था उसमें स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि भारतीय सेना के साथ में, सैनिकों के साथ में जो शर्मनाक और कायराना हरकत चीन के सैनिकों ने की है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका बाकायदा सबक चीन को दिया जाएगा। तो उसकी एक शुरुआत आप कह सकते हैं कि आप भले ही चीन को वॉर फ्रंट पे आमने सामने से आप भले ही लड़ाई ना करें, लेकिन व्यापारिक नज़रिए से अगर आप चीन को मात देते हैं तो चीन इस वक्त बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। और इस वक्त जो पूरे विश्व का माहौल है, कई बड़े मुल्क इस वक्त चीन को सबक सिखाने के लिए या चीन के साथ नहीं खड़े हैं, तो वो भी एक बड़ा फ़ायदा भारत को व्यापारिक नज़रिए से मिल सकता है, जहाँ पर ज़्यादातर देश या मुल्क भारत के साथ आ खड़े हुए हैं। और चीन की जो पिछले आप पूरे साल भर में जो तमाम हरकतें देखी हैं आपने, जिसमें चाहे कोरोना वायरस के चलते आक्रोश है या सीमा विवाद है, इसके लिए चीन को हर देश सबक सिखाने या कम से कम दुनिया में चीन के खिलाफ लाबंदी हो रही है, साथ दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो कायराना हरकत लद्दाख में चीन की ओर से की गई है, उसका अब खामियाजा चीन को भुगतना अब शुरू हो गया है और उसी की कड़ी में ये सरकार की ओर से कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। और फटाफट से इसी में एक जुड़ा हुआ अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके संबोधन का जिक्र अभी समीर कर रहे थे, उन्होंने अपने संबोधन के साथ साथ ये खबर ये भी आई थी कि ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से। तो भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ये सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। शाम 5 बजे इसका कार्यक्रम रखा गया है, उस समय ये बैठक होनी है। राजनीतिक दलों से इस पर चर्चा होगी। वर्चुअल बैठक में तमाम राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को जो हालात हैं उनकी जानकारी भी देंगे प्रधानमंत्री और उनसे चर्चा भी करेंगे। पीएम मोदी लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संपर्क में हैं, हालात में नजर बनाए हुए हैं। और इस खबर के इनसाइट्स क्या क्या हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी बता रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, कल की बैठक को लेकर क्या खबरें हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने कल शाम को जो बैठक बुलाई है उसमें देश के तमाम बड़े राजनीतिक दलों की नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के अलावा तमाम जो दूसरी रीजनल पार्टीज हैं, सभी प्रमुख दलों के नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। देखिए, इस बैठक का मुख्य मकसद ये है कि जिस तरह से गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव हुआ है, तमाम दलों के नेताओं को देश की लीडरशिप भरोसे में लेना चाहती है, क्योंकि बड़ा मामला है, बड़ा टकराव हुआ है चीन के साथ, लिहाजा विपक्षी दलों को भरोसे में लेना जरूरी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसमें यथा जो स्थिति है अभी गलवान घाटी में क्या स्थिति है, लद्दाख में कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ पर हमारा क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे है, तो इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उनको जानकारी दी जाएगी कि भारत की तरफ से अभी क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, आगे क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं और अभी वास्तविक स्थिति क्या है। इस लिहाज से ये बैठक बुलाई गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की एक तरह से विधिवत शुरुआत कर दी है। इस मौके पर उन्होंने एक संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से आत्मनिर्भरता की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस आपदा को हम अवसर में जरूर बदलेंगे। संकट में भारत को आत्मनिर्भर होने का सबक मिला है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम की जाएगी। अपने ही देश में साधन संसाधन विकसित कर आयात को कम किया जाएगा। पीएम मोदी ने मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी अहम बताया। और आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई एजीआर से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इसमें टेलीकॉम कंपनियों को अपना 10 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही सरकार को एजीआर भुगतान को लेकर कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। आज हुई सुनवाई में केंद्र ने बताया कि गैर टेलीकॉम पीएसयूज जो हैं उनसे एजीआर की मांग का आदेश वापस लिया गया है। इसमें शामिल रकम जो कि 3.7 लाख करोड़ है उसका बारे में जिक्र है। और कोर्ट में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपना पक्ष रखा। और इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब होगी। दानिश ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। दानिश, क्या क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज जो हियरिंग थी वो काफी महत्वपूर्ण हियरिंग थी। टेलीकॉम कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट को आज ये बताया है कि डीओटी के पास, जो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन है, उनके पास एम्पल ऑफ बैंक गारंटीज ऑलरेडी सबमिटेड है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने कोर्ट को ये इन्फॉर्म करा कि डीओटी के पास 10-10 हजार करोड़ के ऊपर ऑलरेडी इनके पास बैंक गारंटीज हैं और पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए और बैंक गारंटीज देना काफी अनवायबल है। क्योंकि टेलीकॉम कंपनी का ये मानना है कि अगर वो और बैंक गारंटीज को फर्निश करते हैं तो इस सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट्स को लाना काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरे हाथ पे सबसे बड़ा निर्णय जो हियरिंग में आज सामने आया वो है पीएसयूज को लेकर। डीओटी ने पीएसयूज को जितने भी ऑर्डर जो उनको दिया था एजीआर के अगेंस्ट वो विड्रॉ कर लिया है। तो पीएसयूज के लिए काफी बड़ी राहत है। दूसरे हाथ पर टेलीकॉम कंपनीज के पास अभी काफी समय है और डीओटी के पास भी काफी समय है। टेलीकॉम कंपनीज की जो भी लोगों ने उनको एफिडेविट सबमिट कराया है उस पर विचार करने का कि कितना टारगेट पेमेंट दी जा सकती है। और अगर हम स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने कोर्ट को ये इन्फॉर्म करा है कि उनके पास बैंक गारंटीज देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। अगले आने वाले 2 हफ्ते के बाद वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि वो किस तरह से इन एजीआर ड्यूज को चुका सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया ने ये भी उनको इन्फॉर्म करा है कि आने जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को ये सजेस्ट करते हैं कि वो अर्न एंड पे, वो कंपनी जैसे पैसे कमाएगी उसी तरह से आगे वो पैसा एजीआर का भुगतान करेगी। तो अगली हियरिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते में है और तब तक हम किसी भी तरह का एक राहत की एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए।